आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर चल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम गांधी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाई अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कैसे वो इंडिया में आकर अपना इनिशियल फेज स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह से, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह से। अब देखो धीरे धीरे जो है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमांड जो है गांधी जी के हाथ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया और इंडिया में आके उन्होंने इनिशिएशन कैसे किया। तो आज का टॉपिक है गांधी फेस इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो गांधी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। देखो गांधी जी के बारे में बताना, आप सबको पता है कि गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप बचपन से पढ़ते आए, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। देखो 1898 में क्या होता है, 1898 में एक क्लाइंट बेसिकली जो गांधी जी थे वो क्या लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक क्लाइंट होते हैं इनके जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। ये इनको साउथ अफ्रीका बुलाते हैं इनके केस के रिलेटेड। ठीक है, अब जब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं ना तो ये देखते हैं एक वाइट रेसिज्म है साउथ अफ्रीका में। मतलब जो वाइट लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पर, उस टाइम साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। वो क्या करते हैं कि एशियंस के ऊपर बहुत गलत तरह से रेसिज्म इंप्लीमेंट करते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं कि वो एक सर्टिफिकेट हमेशा पास रखेंगे। तो एक रेसिज्म हो रहा था ब्लैक स्किन लोगों पर, मतलब एशिया और अफ्रीका के लोगों पर, और गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और गांधी जी इसके अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब इंडियन साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे होते हैं, इंडियंस कुछ साउथ अफ्रीका में जाते हैं, जैसे कुछ लेबर वगैरह फैक्ट्रीज में काम करते हैं बेसिकली साउथ इंडिया के। तो बहुत सारे इंडियंस भी साउथ अफ्रीका में होते हैं और गांधी जी उनके लिए वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जब इनिशियली गांधी जी स्टार्ट करते हैं ना 1898 में जाते हैं और 1906 से पहले पहले गांधी जी मॉडरेट वे में काम करते हैं। मतलब मॉडरेट वे में क्या करते हैं, वो बेसिकली पिटीशन डालते हैं ब्रिटिशर्स को, ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर, रेसिज्म हो रहा है और इसको खत्म करना चाहिए। बट ब्रिटिशर्स इन बातों को नहीं सुनते हैं। तो 1906 से पहले पहले क्या होता है, गांधी जी सेटअप करते हैं नटल इंडिया कांग्रेस। किसका सेटअप करते हैं, नटल इंडिया कांग्रेस। ये एक एसोसिएशन बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, ताकि जितने भी इंडियंस हैं ना साउथ अफ्रीका में वो सारे यूनाइट हो सकें अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेसिज्म। ठीक है, तो इसके लिए नटल इंडिया कांग्रेस बनाते हैं। एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं जिस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है वो किससे एसोसिएटेड है। तो वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लॉन्च करा था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऐसा क्या है साउथ अफ्रीका में जिसके अगेंस्ट गांधी जी इतना बड़ा रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है बेसिकली देखो। साउथ अफ्रीका में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट लाया जाता है 1906 में। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि हर एक इंडियन के लिए कंपलसरी था कि वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमेशा अपने साथ रखेंगे। ठीक है, हमेशा, और हमेशा उनको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था। तो बेसिकली देखो ना, ये सिर्फ किसके लिए अलो था, ये सिर्फ किसको करना पड़ता था, इंडियंस को। तो इसका मतलब है कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो गांधी जी ने ये बोला कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं सहेंगे, हम कोई सर्टिफिकेट साथ नहीं रखेंगे। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। अब देखो ये सत्याग्रह क्या होता है, समझो। सत्याग्रह मतलब आपने ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ में चलना है और आपने लोगों को बोलना है कि आप भी ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ में चलो। ये मतलब होता है सत्याग्रह का। सत्याग्रह मतलब आपने लोगों को आग्रह करना है कि आप सत्य के रास्ते में चलो। देखो गांधी जी का ये ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वाला जो पार्ट था ना, गांधी जी खुद कहते थे कि हर पर्सन जो है ना वो सत्याग्रही नहीं बन सकता। सत्याग्रही बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखो अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था, अगर ब्रिटिशर्स तुम्हें मारे भी ना तब भी तुमने वायलेंस नहीं करना है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, अगर एक कोई तुम्हें मार रहा होगा, तुम पे इतना अत्याचार कर रहा होगा और तो तुम तब भी नॉन वायलेंट रहो, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रही बनना बहुत मुश्किल काम है, हर कोई सत्याग्रही नहीं बन सकता। और गांधी जी किस पॉलिसी में चलते थे, सत्याग्रह पे। ठीक है, तो वहां पर साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, पहली तो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट लाया जिसमें इंडियंस को हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखोगे जो चेक किया जाएगा। और क्या हो रहा था वहां पे, रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियन माइग्रेशन पे। मतलब इंडियंस जो थे ना उनको एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में नहीं जाने दिया जा रहा था साउथ अफ्रीका में। तो ये भी तो आप देख रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो इसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने आवाज उठाई।
नेक्स्ट, अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। देखो पोल टैक्स क्या था, 3 पाउंड का टैक्स लगाया जाता है इंडियंस के, जो इंडियंस वहां पर काम करते थे उन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है 3 पाउंड का। देखो ये कितनी गलत बात है, एक तो वो गरीब हैं, वहां पर माइग्रेंट्स हैं, काम करने गए, और ऊपर आप उन पे 3 पाउंड का टैक्स लगा रहे हो। तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करा। और वहां पर साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, जितने भी इंडियंस मैरिज करते थे ना, शादी करते थे वहां पे, अगर वो क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर रहे हैं, तो उन पे एक टैक्स लग जाता था। तो ये भी गलत बात है ना, क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग शादी करे। तो अगर वहां पर कोई क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग शादी नहीं करता था तो उस पर टैक्स लग जाता था, वो शादियां लो ही नहीं होती थी। तो ये कुछ चीजें थी जो गांधी जी को वहां पर पसंद नहीं आई, और इन सब के अगेंस्ट गांधी जी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया वहां पर। पहले तो पिटीशन वगैरह मेथड से किया, 1906 के बाद उन्होंने सत्याग्रह बोल दिया, करो नॉन कॉपरेशन करो, आप ब्रिटिशर के साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी नहीं करेंगे, हम पोल टैक्स पे नहीं करेंगे। तो पहले तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है गांधी जी को, बट धीरे धीरे करके गांधी जी की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाती है साउथ अफ्रीका में कि गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सेप्ट कर लेती है गांधी जी की इन सभी डिमांड्स को। ठीक है, तो देखो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाकर एक दूसरी कंट्री में जाकर एक मूवमेंट चलाई अगेंस्ट डेट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, रेसिज्म के अगेंस्ट। आप मान सकते हो कि गांधी जी कितने इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। और देखो जब गांधी जी इंडिया में आएंगे ना, वो पूरी कमांड अपने हाथों में ले लेंगे। अब जो फेस हम पढ़ने जा रहे हैं ना गांधी जी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉन वायलेंस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए भी और तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे नेटल इंडिया कांग्रेस गांधी जी ने बनाई साउथ अफ्रीका में, और इंडियन ओपिनियन गांधी जी का न्यूज़पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या होता है जब इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाती हैं तो गांधी जी अब इंडिया वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक फैक्ट मैं और बता दूं, गांधी जी जो है ना वो टॉल्स्टो की पॉलिसी को फॉलो करते थे। ठीक है, जो गांधी जी ये पॉलिसी चलाते थे ना ट्रुथ और नॉन वायलेंस की, वो बेसिकली किसकी फिलॉसफी थी, टॉल्स्टो की, और इसको गांधी जी फॉलो करते थे। अब गांधी जी इंडिया आ जाते हैं। अब गांधी जी जिस डेट में इंडिया आते हैं वो कौन सी डेट है, 9 जैन 1915। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 जैन को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो हमारे बाहर रहते हैं जो भी लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाए, इंडिया ओवरसीज सिटीजन के लिए। और ये किस लिए मार्क किया जाता है कि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गांधी जी वहां पर रेसिज्म को खत्म करके इंडिया में आए थे, इतने बड़े लॉज लाके। ठीक है, अब गांधी जी इंडिया में आते हैं। जब गांधी जी इंडिया में आती हैं तो कांग्रेस और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी को अप्रोच करती हैं कि गांधी जी आप हमारे साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, और गांधी जी उन सबको मना कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि वो किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एसोसिएशन को तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक वो एसोसिएशन नॉन वायलेंट सत्याग्रह को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, गांधी जी की ये शर्त थी कि जब तक नॉन वायलेंट सत्याग्रह आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक मैं किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो गांधी जी बेसिकली चले जाते हैं इंडिया का पूरा चक्कर लगाने। उसके बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं इंडिया में जिसमें गांधी जी अपने वेपन्स को चेक करते हैं। गांधी जी के वेपन्स कौन से थे, गांधी जी के 3 मेन वेपन्स थे। एक तो सत्याग्रह, मैंने आपको बताया सत्याग्रह में क्या होता है कि आपको गांधी जी बोलते हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ो, सत्य के रास्ते में चलो, मतलब हमने ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ में चलना है। सेकेंड इनका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन में ये था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी चीज में कॉपरेट नहीं करेंगे, जैसे इनकी कोई कंपनी है उसके अंदर काम नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब इसमें यह होगा कि गांधी जी बोलेंगे हम इनके लॉज को ही नहीं मानेंगे। अगर कोई एक लॉ है ना जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हो तो हम उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं है कि वायलेंस करेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम उस लॉ को तोड़ते चलेंगे, हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। ठीक है, वायलेंस तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, बस उस लॉ को नहीं मानेंगे। दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये 3 मूवमेंट है, धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब गांधी जी का सबसे पहला इंसिडेंट इंडिया में होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब बेसिकली चंपारण जगह कहाँ पर है पहले आपको ये पता होना चाहिए। चंपारण जो है बिहार में है एक जगह। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लाया होता है 3 काठिया सिस्टम। क्या, 3 काठिया सिस्टम। अब ये क्या होता है 3 काठिया सिस्टम, ये समझो। देखो ब्रिटिशर्स बोलते हैं पीजेंट्स को जो बिहार के चंपारण के हैं कि आपने अपनी जमीन के 3/20 पार्ट में क्या उगाना है, इंडिगो उगाना। इंडिगो आपको पता है एक डाई में यूज होता है, ब्लू कलर की डाई बनती है इससे। आपने इंडिगो
उगाना है। अब जो इंडिगो वाली क्रॉप है ना, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था पीजेंट को, और दूसरा ये क्रॉप जो है इसे कोई फायदा भी नहीं था, इसे जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो पीजेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो ग्रो करे, बट ब्रिटिशर्स इनके ऊपर 3 काठिया सिस्टम लगा के बैठे थे। तो इनको ब्रिटिशर ने बोला था कि आपको 3/20 लैंड में इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ेगा। उसके लिए चंपारण में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के थे, वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप आओ और हमारे ये जो 3 गाठिया सिस्टम है ना, इसको खत्म करवाओ। गांधी जी आते हैं चंपारण में, ठीक है, बिहार बिहार में। कब आते हैं? 1970 में। और गांधी जी यहाँ पे शुरू करते हैं पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि आपने 3 काठिया सिस्टम को फॉलो नहीं करना। तो जब आप किसी सिस्टम को, किसी लॉ जो बनाया हुआ ब्रिटिश, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको डिसओबे कर रहे हो लॉज को, ठीक है। तो गांधी जी ये बोल देते हैं। अब ये रीजन क्या था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 3 काठिया सिस्टम। देखो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कब स्टार्ट करा था, तो चंपारण सत्याग्रह में स्टार्ट करा था अगेंस्ट 3 काठिया सिस्टम, ठीक है। अब जब इनिशियली तो गांधी जी को यहाँ पर भी अरेस्ट कर दिया जाता है, बट जब बहुत प्रेशर आता है और भी लीडर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है और गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करती है इस मैटर को देखने के लिए, और गांधी जी को भी इस कमेटी का मेंबर बनाती है। और गांधी जी बोलते हैं कि 3 गाठिया सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, और बाद में 3 गाठिया सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो गांधी जी की डिमांड इंडिया में कितनी बढ़ गई है। तो देखो चंपारण में अपने पहले ही मूवमेंट में गांधी जी जीत चुके हैं ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर्स पहले हारते थे, कभी नहीं हारते थे, वो क्या करते थे, जेल डाल दे, कुछ कर दे, लेकिन इन्होंने एक, गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट वे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी ऑन करा और वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है ना गांधी जी को क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। इसका मतलब है गांधी जी के साथ वर्ड एसोसिएटेड है महात्मा। ये वर्ड महात्मा गांधी जी को किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ है। और क्यों दिया गया था? बेसिकली जब चंपारण में गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई थी, सत्याग्रह चलाया था और जीते थे नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो आपके लिए पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होता है, महात्मा का टाइटल किसने दिया था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब गांधी जी यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, अब उनको हर जगह से, कंट्री से कॉल आती है, कुछ भी इशू होता है। अब अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। अहमदाबाद में एक सिचुएशन अराइज हो जाती है। क्या होता है कि अहमदाबाद में दो होते हैं, एक मिल होती है, ठीक है, एक मिल होती है, फैक्ट्री। उसमें क्या होता है, वर्कर्स और मिल ऑनर्स के बीच में ना झगड़ा शुरू हो जाता है। किसके रिलेटेड झगड़ा शुरू हो जाता है? झगड़ा ये शुरू हो जाता है कि वर्कर्स जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो 50% बढ़नी चाहिए, ऑनर चाहते हैं सिर्फ 20% बढ़नी चाहिए। ये धरने में बैठ जाते हैं कि हमें 50% सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अनसुईया साराभाई, ये साराभाई, अनसुईया साराभाई जो है, बेसिकली ये कौन है? अंबालाल साराभाई की बहन है, ठीक है। अंबालाल साराभाई कौन है? इन्हीं ऑनर्स में से एक ऑनर्स है, वो मिल ऑनर बहुत से थे, उनमें से एक ऑनर थे अंबालाल साराभाई। उनकी बहन अनसुया साराभाई, ये बेसिकली सोशलिस्ट रिफॉर्मर थी। इसके पास जाते हैं सारे मिल वर्कर्स और ये जाते हैं गांधी जी के पास। ये गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हें अनसुया बहन भी कहते हैं। ये गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी आप आओ और इस मसले का हल करो, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर आते हैं, गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं। गांधी जी बैठ जाते हैं फास्ट ऑन टू डेथ, कि मैं तब तक फास्ट रखूंगा जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, अगर ये मसला सॉल्व नहीं होता। तो गांधी जी की रिक्वेस्ट, जो रिस्पेक्ट है, वो वर्कर्स भी करते थे, ऑनर्स भी करते थे। तो इनकी वजह से, गांधी जी की वजह से वर्कर और ऑनर को इकट्ठे बैठना चाहिए, और ये दोनों मिलकर गांधी जी को ही बोलते हैं कि आप कोई डिसीजन निकालो। तो गांधी जी इनको बोलते हैं कि ना चलेगा 50, ना चलेगा 20, 35% इंक्रीज होगा वेजिस में। और ये फाइनली इंप्लीमेंट हो जाता है और अहमदाबाद में भी गांधी जी की जीत हो जाती है। आप देख रहे हो गांधी जी की इंपॉर्टेंस, देख रहे हो, मतलब वर्कर्स, मिल ओनर्स सब गांधी जी की बात सुन रहे हैं। इसका मतलब गांधी जी एक इंपॉर्टेंट फिगर हैं, उनके तरीके जो है ना वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एक नया वे है, एक स्ट्रगल का एक नया तरीका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा, खेड़ा बेसिकली भी गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है खेड़ा। अब खेड़ा में भी एक सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है 1918 में। अब ऐसा क्या होता है, देखो पहली बात, खेड़ा में क्या होता है कि क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, ठीक है, क्रॉप में अच्छी तरह से क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती है खेड़ा में। बट ये क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हम टैक्स
कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो क्रॉप हुई नहीं है लोगों की, ऊपर से ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं लोगों को, फार्मर्स को बेसिकली, कि आपने टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि आपकी क्रॉप तो फेल हो चुकी है। तो फार्मर्स को बोलते हैं टैक्स पे नहीं करना, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये होगी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो ये जो मूवमेंट थी ना, इसमें गांधी जी मेन लीडर नहीं थे, गांधी जी स्पिरिचुअल हेड थे, मतलब वो दूर से गाइड कर रहे थे, बट मेनली इस सत्याग्रह की कमांड संभाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनके बारे में बहुत पढ़ेंगे, इंडिया को जो किसी ने यूनाइट करा है ना, अगर वो इन्होंने किया है तो इनके बारे में बहुत पढ़ना है। तो बेसिकली अगर जो खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन है मेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो संभाल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो गांधी जी ही थे। अब क्या होता है खेड़ा में इनकी बात एक्सेप्ट कर ली जाती है और यहाँ पर इनको क्रॉप्स फेल्ड पर इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब ये तो हो गई स्टोरीज। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो पेपर में ना एक क्वेश्चन इनकी टाइमलाइन पूछ लेते हैं कि पहले चंपारण हुआ, अहमदाबाद हुआ, खेड़ा हुआ, और इनकी टाइमिंग क्या थी। तो आपको मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। केक केक खाते हो ना आप बर्थडे पार्टीज में, केक में से पहले 3 वर्ड उठा लो, केक, CAK। सी फॉर चंपारण सबसे पहले हुआ, सेकंड नंबर पे हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और थर्ड नंबर पे हुआ खेड़ा। पहला हुआ है 1917 में और ये दोनों हुए 1918 में। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग समझ आ गए, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद और तीसरे नंबर पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। और आप देख लेना कौन सी सिविल डिसओबीडियंस थी, कौन सी नॉन कॉपरेशन थी और किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर टिन काठिया सिस्टम था, अहमदाबाद में ऑनर्स और उनके बीच स्ट्राइक थी, और खेड़ा में क्या हुआ था, क्रॉप फील्ड में टैक्सेस पे करने वाली मूवमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गांधी जी इनिशियल फेस इन इंडिया। अभी तक गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करा है, बस ये 3 मूवमेंट्स के बाद अब गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस बुलाएगी और ये शर्तें कबूल करेगी कि आप गांधी जी ही हमारे लीडर बनेंगे, जैसा वो बोलेंगे सत्याग्रह नॉन वायलेंट उसी पाथ पे चलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है 1919 में गवर्नमेंट, देखो 1917 में मैंने आपको बोला था, टाइमलाइन समझो पहले, कि एक अगस्त डिक्लेरेशन आता है कि बोलते हैं कि क्या होगा, रिफॉर्म्स आएंगे, जिसकी वजह से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी होम रूल मूवमेंट को भी रोक दिया। उनको लगा अच्छे रिफॉर्म्स आने वाले हैं। वो जो बेसिकली रिफॉर्म्स आए वो 1919 में आए, उसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड भी पढ़ते हैं, कैम्सफोर्ड होता है बेसिकली रिफॉर्म। मॉन्टेगू कौन थे, देखो मॉन्टेगू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बंदा बैठा होता है ना कैबिनेट में उनकी, तो जो इंडिया को देखता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंडिया को देखने वाला बंदा है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और कैम्सफॉर्म कौन थे, कैम्सफॉर्म उस टाइम के वाइस रॉय थे इंडिया के, ठीक है। तो इनके नाम पे आ गए मॉन्टेग्यू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखने, ऐसे तो बहुत से फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया में तब क्या था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बहुत सारी प्रोविंसेस बनी थी, ठीक है। अब देखना हमने प्रोविंसेस में पहले क्या हुआ, देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या हुआ, दयारकी इंट्रोड्यूस करेगी, दयारची या दयारकी कहते हैं। अब देखो दयारकी ये पॉलिटिकल टर्म है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दयारकी में क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल रूल करते हैं, रूल ऑफ 2 इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोविंसेस में 2 बंदे रूल करें। कौन 2 बंदे रूल करें, एक तो प्रोविंसेस में जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रोविंसेस में इलेक्शन होते हैं, उससे मेंबर इलेक्ट होंगे ना, तो जो मेंबर इलेक्ट हैं प्रोविंसेस में उन वो रूल करें, प्लस गवर्नर का रूल है। अब कैसे है वो मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ है, प्रोविंसेस में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो होते हैं जिन पे लॉ कौन बनाएगा, ये प्रोविंशियल के जो मेंबर्स हैं, प्रोविंसेस में इलेक्शन होकर मेंबर्स आए होंगे, उन पे कौन सब्जेक्ट बनाएगा, ट्रांसफर्ड वो होंगे, उनमें कौन सब बनाएगा, उनमें बनाएंगे प्रोविंसेस के मेंबर्स, ठीक है। ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, इन पे बनाएंगे प्रोविंसेस के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं प्रोविंसेस के, वो बनाएंगे। अब रिजर्व वो होते हैं जो गवर्नर के लिए रख देंगे, इन पे सिर्फ गवर्नर बनाएगा। वो कौन से हैं, बेसिकली गवर्नर को कौन सी चीजें, बड़ी चीजें दी गई होंगी, गवर्नर मीन्स यहाँ पे वाइस रॉय के साथ लिंक है, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, इस पे ये लॉ बनाएंगे।
फाइनेंस पे ये बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब दो सब्जेक्ट बन गए हैं प्रोविंसेस में, एक है ट्रांसफर्ड जिसमें प्रोविंसेस के मेंबर ही लॉ बना रहे हैं जैसे एजुकेशन हेल्थ होगी, और एक हो गए रिजर्व जिसमें गवर्नर जनरल जो है या वाइसरॉय वो बना रहे हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस। तो देखो ये दो बन गए ना, दो रूल, दो इंडिविजुअल रूल कर रहे हैं, एक तो प्रोविंसेस मेंबर और गवर्नर्स भी रूल कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं दयारकी। तो दयारकी इंट्रोड्यूस हो गया है प्रोविंसेस में। आगे 1935 में जाके ये दयारकी सेंटर में आ जाएगा, अभी ये प्रोविंसेस में था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड कर दी जाती है, उसके मेंबर को बढ़ा दिया जाता है और 70% मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे। अब कितने मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, 70% मेंबर। देखो अब इलेक्शन का भी यहाँ पर काम आ गया, पहले ज्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ठीक है, अब थोड़े डायरेक्ट इलेक्शन भी होंगे, बट सबको वोट देने का हक नहीं दिया जाएगा, इसमें वोट देने का हक कम ही लोगों को था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ क्योंकि कल ना रॉयलाट एक्ट आएगा जिसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर और बहुत सारी चीजें होंगी और वो हम समझेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो जब 1909 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, जिसको हम मॉडल इंटू रिफॉर्म कहते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को, ठीक है, कि मुस्लिम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही वोट करेंगे और खुद ही जीतेंगे। बट अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितना गलत काम किया, इन्होंने कम्युनल और कास्ट इलेक्टोरेट भी दे दिया, मतलब जैसे हिंदूज के अंदर ही सिख्स को अलग सीट्स, ठीक है, इंडियन जो क्रिश्चियंस हैं उनको अलग, एंग्लो इंडियन जो ब्रिटिशर्स इंडियन में उनको अलग, और जितने भी यूरोपियंस हैं उनको अलग सीट्स। तो देख रहे हो पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए था, आगे कितनों को दे दिया गया। देखो जिन रिफॉर्म से इंडिया का अच्छा होना चाहिए था वो कितने खुद में ही गलत रिफॉर्म्स हैं। अब देखो कैसे गलत हैं, जैसे ये देखो प्रोविंसेस में थोड़ी बहुत ही सब्जेक्ट तो दिए गए ट्रांसफर वाले, बट ये सब्जेक्ट ही क्या है, एजुकेशनल, फाइनेंस खुद रखा गवर्नर ने, लॉ एंड ऑर्डर खुद रखा, तो प्रोविंसेस के हाथ में कुछ भी नहीं है। कम्युनल और कास्ट इलेक्टोरेट ले आए, ठीक है, तो मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बोला गया जो कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से 8 में से 3 मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। कितने, 3 आउट ऑफ 8 मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस होंगे। देखो पहले जैसे 1909 में मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक ही मेंबर होगा वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इंडियन, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो बने थे लॉ मेंबर। अब यहाँ पे बोला गया 3 आउट ऑफ 8 कौन होंगे, इंडियंस होंगे, ठीक है। अब सेंटर में दो लिस्ट बनाई जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक तो सेंट्रल लिस्ट होगी जिसमें सेंटर वाले सब्जेक्ट आएंगे लॉ एंड ऑर्डर, एक होगी प्रोविंसेस, ठीक है, मतलब ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। और सेंटर में बाई कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म होता है जैसे अभी भी इंडिया में बाई कैमरलिज्म है, दो हाउसेज होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, तो उसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। तो सेंटर में बाई कैमरलिज्म होता है, ये बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शंस भी स्टार्ट हुए थे, बट डायरेक्ट इलेक्शन में सबको वोट देने का हक नहीं था, लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का हक था, ठीक है। कैसे वोट, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को दिए जाते थे, कुछ जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते थे वगैरह उन्हीं लोगों को था, ठीक है। अब देखो ये जो एक्ट आया ना, रिफॉर्म ऑफ 1999, ये लीडर्स को पसंद नहीं आया। इनके लिए कुछ लीडर्स ने कुछ बातें कही थी और वो कोर्ट एग्जाम में पूछता है। जैसे तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो रिफॉर्म्स है ना ये अनवर्दी हैं, अनवर्दी, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और डिसअपॉइंटिंग सनलेस डॉन बोला था इन्होंने। क्या बोला था, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग सनलेस डॉन। डॉन होता है सूर्य का उगना, डॉन एंड डस्ट सुना होगा, सनलेस डॉन मतलब एक ऐसी सुबह हुई है जिसमें सूरज ही नहीं है। तो देखो मतलब इसकी रिफॉर्म्स की बेइज्जती करी गई कि इसमें कुछ भी इंडियंस के लिए नहीं है। एनी बेसेंट ने क्या कहा था, एनी बेसेंट ने भी कहा था कि ये जो रिफॉर्म है ना ये अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर, मतलब इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं ऑफर किया है, ना के बराबर ऑफर किया, और इंडिया टू एक्सेप्ट, और इंडिया के पास एक्सेप्ट करने वाला भी इस रिफॉर्म्स में कुछ भी नहीं है। मतलब ये रिफॉर्म्स जिनके लिए इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट रोक दी ना, उन रिफॉर्म्स में कुछ भी नहीं आया। अब ब्रिटिशर्स इसके बाद ना एक रॉयलाट एक्ट लाएंगे, उसके बाद वो इतना खतरनाक एक्ट है, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। देखो अब जो हिस्ट्री आ रही है ना फ्रीडम स्ट्रगल, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कमांड गांधी जी संभालेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल ईयर्स हैं, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का फेज जब से स्टार्ट हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों तक जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारा न्यू इनिशिएटिव है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें, और पीडीएफ भी हम वहीं शेयर करते हैं। उसके साथ अगर आप जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की तैयारी करें तो टारगेट बैच स्टार्टेड है हमारे चैनल में।
बहुत सारे टॉपिक्स पे सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट वॉच करें और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, जिसके करस्पॉन्डिंग करें, आप उस लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।